नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके जीवन में रात आई है तो ध्यान रखिएगा कि रात के आंचल में एक सुनहरी सुबह भी होती है। ठीक है, अगर आप अंधेरा नहीं देखोगे, लेकिन शर्त पहले ये होनी चाहिए कि आप अंधेरा देखो। अंधेरा अगर नहीं देख पाओगे तो वो सुनहरा जो आपको कल मिलने वाला है या सुनहरी सुबह आपको मिलने वाली है वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। और हम लोग पढ़ रहे थे पीछे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में हम मैथ्स का एनसीईआरटी का जो सिलेबस है आपका, वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में जो आपका द्विघात समीकरण वाला चैप्टर है, उसमें चैप्टर 4.2 में कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लिए थे। आगे एक आध दो क्वेश्चन इस चैप्टर में और बचे हैं, उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद रुक करेंगे अगले चैप्टर की ओर। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। पांचवा क्वेश्चन था, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। उसके आधार से सात कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, यदि कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अन्य दो भुजाएं क्या होंगी वही हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है आपका कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई, मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज हम बना देते हैं। और इस समकोण त्रिभुज में बात क्या कर रहा है कि जो इसकी ऊंचाई है, जो इसकी क्या है ऊंचाई, जो इसकी ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है। वह आधार से क्या है 7 कम है। अर्थात आधार में से अगर हम 7 घटा दें, जो आधार था उसी में से 7 घटा दें, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ऊंचाई के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? ऊंचाई के बराबर हो जाएगा। कर्ण कितना दिया है? 13, अर्थात ये 90 अंश का कोण होगा। ठीक है, क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है और कर्ण के सामने 90 अंश होता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अर्थात अगर हम इसमें आधार की वैल्यू को मान लेते हैं आधार इज इक्वल टू, आधार या बेस इज इक्वल टू कितना है? x मान लेते हैं। आधार को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी? ऊंचाई आपकी हो जाएगी, ऊंचाई बराबर हो जाएगी आधार माइनस 7। आधार x था तो इसमें से 7 घटा देंगे, इतना सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, और आधार कितना है? x सेंटीमीटर। कर्ण कितना दिया गया है आपको? कर्ण बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। कर्ण बराबर कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, ठीक है, आप जानते हो कि आधार का वर्ग, आधार का स्क्वायर प्लस चाहे लंब कहो चाहे ऊंचाई कहो, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इसको पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। आधार क्या है आपके पास? x का स्क्वायर हमने कर दिया। लंब क्या है आपके पास? लंब अर्थात ऊंचाई क्या है? x माइनस 7, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। बराबर कर्ण क्या है आपके पास? 13, इसका क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर अगर हम करें, किसका? x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो इसको a माने, इसको b माने, तो बीच में माइनस है और उसके बाद होल स्क्वायर है, अर्थात a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो सबसे पहले a स्क्वायर, a की जगह पे x है तो इसका स्क्वायर, माइनस 2 a की जगह पे x है और b की जगह पे क्या है? 7, प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे 7 है तो 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, और 7 दूना क्या हो जाएगा? 14x माइनस 14x, और फिर 7 का वर्ग करेंगे, 7 सता में 49, और उधर 13 का वर्ग करेंगे, अर्थात 13 गुणे 13 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 169 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा?
2x² हो जाएगा, माइनस ये है 14x, प्लस का 49 और प्लस का 169 आएगा तो इधर, तो माइनस का 169 हो जाएगा, बराबर में क्या हो गया 0। 2x² माइनस 14x, देखो यहाँ 49 रुपये आपके पास थे, प्लस मतलब आपके पास है, ठीक है। 169 रुपये कर्जे में, 169 रुपये आप कर्जे में हो गए, तो कहोगे लो भैया 49 ले लो, तो बचेंगे कितने हमारे पास, 49 दे दिए, फिर भी आप 120 रुपये कर्जे में रहोगे कि नहीं रहोगे, बिल्कुल रहोगे, बराबर क्या हो गया 0। अगर इन सब में से 2 हम कॉमन कर लें तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 2 सतह में 14, 7x, 60 दूना 120, बराबर क्या हो गया 0। देखो 2 का अगर हम ब्रैकेट हटा दें तो 2 अंदर गुणा कर देगा, तो 2 जैसे ही गुणा करेगा, 2 का गुणा करेंगे 2x², 2 सतह 14x, 2 छक 12, 120, वही आ जाएगा ना। अब 2 इधर गुणा कर रहा है, अगर उधर ले जाएंगे तो 0 में भाग करके क्या हो जाएगा 0, और इधर क्या बच जाएगा x² माइनस 7x माइनस 60, बराबर में क्या हो गया 0। अब इसको देखो, एक प्रकार का ये द्विघात समीकरण है आपका, जो ये लिखा है x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, ये एक प्रकार का द्विघात समीकरण है। अगर ये द्विघात समीकरण है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि सबसे पहले a और c का गुणा करें। a मतलब x² का गुणांक 1 और उसके बाद c मतलब 60, तो 1 गुणे 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 ही हो जाएगा। उसके बाद फिर हमको 60 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जिनका आपस में गुणा करें तो 60 ही आ जाए। अगर हम गुणा कर दें तो क्या आ जाए 60 आ जाए, और अगर जोड़ दें या घटा दें तो कितना आ जाए 7, मध्य वाला पद आ जाए, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, अगर हम 12 और 5 को ले लें, 12 और 5 को ले लें तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 में से 5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 7 आएगा। देखो x² माइनस 12 में से क्या घटा रहे हैं हम, 12 में से 5 घटा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है। 12 में से 5 घटा रहे हैं तो क्या मिल रहा है 7, 7 की जगह पे 12 माइनस 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ हो गया x², इधर से माइनस गुणा करेगा, इधर से x, माइनस क्या हो गया 12 और x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 5x, माइनस क्या हो गया 60 बराबर में क्या हो गया 0। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों में से अगर हम x को बाहर कर ले, कैसे बाहर करते हैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ बहुत बेहतर तरीके से। इसमें से x कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस x कॉमन हो चुका है, क्या बचा 12, प्लस यहाँ से अगर हम 5 को निकालें तो 5 निकला, क्या बचा x माइनस 60 में से 5 निकलने का मतलब 55 नहीं बचेगा, 5 निकालने का मतलब 5 से भाग हो रहा है, तो 5 से 60 में भाग करोगे तो क्या हो जाएगा 12, बराबर क्या हो गया 0। एक ब्रैकेट में आपका x माइनस 12 हो गया और अगले ब्रैकेट में हो गया x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ जैसे मान लीजिए कि x माइनस 12, तो एक बार इसको 0 के बराबर मान लेते हैं, x बराबर माइनस 12 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा। यहाँ x प्लस 5 बराबर 0 है, x प्लस 5 प्लस का 5 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 5। माइनस की वैल्यू को नहीं लिया जाता है, ठीक है, जो प्लस वाली आपकी वैल्यू होती है वही ले लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ अब आपके पास x की वैल्यू क्या मिल गई, x बराबर क्या मिला 12, x क्या माने थे आप आधार, ठीक है, इसलिए आधार बराबर कितना हो गया x था और x की वैल्यू कितनी आ गई 12, और ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, ऊंचाई बराबर क्या था x माइनस 5, अर्थात 12 माइनस 5 सॉरी x माइनस 7 था, तो 12 माइनस 7 बराबर में क्या आ जाएगा 5। अन्य दो भुजाएं क्या हो जाएंगी 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई दी गई थी आधार, ठीक है। इसको बेहतर तरीके से अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से क्वेश्चन रिपीट करोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ही केवल लंबा है, बाकी सॉल्व तो ऐसे होगा। 6वां क्वेश्चन कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में, एक कुटीर उद्योग एक दिन में, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, पता नहीं कितने हैं लेकिन कुछ हैं, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक। एक विशेष दिन यह देखा गया
एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। अब आगे कह रहा है यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया था। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत निकालनी है। ठीक है, हमको ये निकालना है कि उस दिन कितने बर्तनों का निर्माण हुआ और दूसरी चीज़ क्या निकालना है कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत क्या है। क्वेश्चन क्या है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन कुछ बर्तनों का निर्माण हुआ, नहीं मालूम कितना, मान लेते हैं लेट उस दिन बर्तनों का निर्माण मान लेते हैं कि उस दिन कितने बर्तन बने, x बर्तन बने। कह रहा है कि प्रत्येक नग का, और एक दिन ऐसा देखा गया कि प्रत्येक नग का जो निर्माण लागत, बर्तन में जो नग बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, उसकी जो निर्माण लागत है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या अर्थात उस दिन जितने भी बर्तन निर्माण किए गए, ठीक है, उन बर्तनों की संख्या के दोगुने से, अर्थात प्रत्येक नग की लागत कितनी हुई, प्रत्येक नग की लागत क्या हुई है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या यही तो है, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, मतलब 2 का गुणा कर दें, 3 अधिक थी, मतलब 3 जोड़ दें, अर्थात क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, कुल बर्तन कितने हुए x, और एक बर्तन पर जो एक नग लगता है वो 2x प्लस 3 रुपये है। 2x प्लस 3 अर्थात जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 5 बर्तन बने और एक बर्तन पर जो नग लगता है, एक नग की कीमत 6 है, तो 5 बर्तनों पर कितना हो जाएगा 30। कैसे, 5 और 6 का हम गुणा किए। सेम उसी तरीके से प्रश्नानुसार क्या है कि कुल निर्माण लागत उस दिन कुल निर्माण लागत क्या है, कुल निर्माण लागत कितना है 90 रुपया। कैसे होगा, जितने बर्तन हैं, एक बर्तन पर एक नग लगता है, तो जितने भी बर्तन हैं उनमें एक नग का जितना कीमत लगता है उसका गुणा कर देंगे। 5 बर्तन है और एक नग पर 5 रुपये लगते हैं, तो 5 क्या हो जाएगा 25। अगर हम गुणा कर दें अर्थात x गुणे में हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 3, और बराबर में उधर क्या है आपके पास 90 है, बराबर में आपके पास क्या है 90 है। गुणा करा देते हैं, x का गुणा 2x में करेंगे कितना हो जाएगा
2x² हो जाएगा, प्लस x का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, बराबर उधर 90 है, प्लस का 90 इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 90, बराबर में क्या हो गया, 0। अब यहाँ भी वही चीज़ गुणनखंड करेंगे। सबसे पहला काम a और c का गुणा करेंगे। a कितना है 2 और c कितना है 90, 90 दूना क्या हो जाएगा 180। अब 180 को दो ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि जिनका आपस में गुणा करें तो 180 ही आ जाए और जोड़े या घटाएं तो कितना आ जाए आपके पास, 3 हो जाए। तो कौन सी संभावित संख्याएं हो सकती हैं, 180। ठीक है, अगर हम 15 और 12 का गुणा कर दें, 15 और 12 का गुणा कर दें, अगर हम 15 और 12 का गुणा कर दें तो 15 बार ही में 180 होता है और 15 में से 12 घटा लेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, 3 बच जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 2x² प्लस हम 15 में से 12 घटा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 3 बाकी x, अर्थात x के जगह पे क्या 3 के जगह पे लिख सकते हैं 15 माइनस 12 माइनस का 90, बराबर में क्या हो गया 0। ठीक है, अब 2x² प्लस 15 और x 15x, फिर प्लस माइनस माइनस 12 और x क्या हो जाएगा 12x, और माइनस में क्या है 90, बराबर में क्या हो गया 0। ठीक, इन दोनों में से क्या निकल सकता है बाहर, जैसे मान लीजिए कि आपके पास था 2x² और उसके बाद फिर क्या है 15x, अगर हम इसका गुणनखंड करें तो 2 गुणे में x हो जाएगा। ये 15 है तो 3 गुणे 5 गुणे में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, अर्थात दोनों में केवल x निकल सकता है। चलो x निकाल लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर x निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस यहाँ से x निकल गया तो क्या बचा 15 का 15 ही बच जाएगा, माइनस यहाँ है आपके पास 12x और 90, 12x है और उसके बाद फिर क्या है 90। 12x को क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 3 12 और गुणे में क्या हो जाएगा x, और 90 को लिख सकते हैं 90 का गुणनखंड करेंगे तो 2 3 3 5 2 3 6 3 18 5 90। ठीक है, इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब देखते हैं क्या ऐसा है जो दोनों में बाहर हो सकता है, जैसे मान लीजिए 2 जो बाहर हो सकता है, एक 3 है जो बाहर हो सकता है, और कुछ है जो बाहर हो सकता है, नहीं निकाल लेते हैं। पहले वाले में से 2 और 3 निकल जाएगा, अर्थात 2 3 6 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा 6 निकल जाएगा। 6 निकल गया तो क्या बचा 2 और x बचा, 2x हो गया, और माइनस कॉमन हुआ तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। इनमें से 2 और 3 निकल गया, क्या बचा 3 और 5 अर्थात 3 5 15, बराबर उधर क्या हो गया 0। आगे सॉल्व करें इसको, तो आगे अगर हम सॉल्व करें इसको, ठीक है, तो आपके पास 2x प्लस 15 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दोनों में से कॉमन, और उसके बाद फिर क्या बचेगा x माइनस 6, क्या बचेगा x माइनस 6, बराबर में क्या हो गया 0, बराबर में क्या हो गया 0। एक बार इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0, दोनों को दिखा देते हैं। 2x प्लस 15 बराबर में क्या हो गया 0, तो 2x बराबर प्लस का 15 उधर जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, x बराबर माइनस 15 बटे में 2। ये माइनस की वैल्यू है, छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं लेंगे। x माइनस 6 बराबर में क्या है 0, x बराबर माइनस का 6 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, x बराबर क्या हो गया प्लस का 6। अब देखिए, अब उस दिन बर्तनों का निर्माण, कुल बर्तनों का निर्माण कितना हुआ, कुल बर्तनों का उस दिन कुल बर्तनों का निर्माण कितना हुआ x, अर्थात कितना हो गया 6। नग की लागत प्रत्येक नग की लागत कितना है 2x प्लस 3 है, बराबर 2 गुणे x की जगह पे 6 है, प्लस 3 6 दूनी 12 3 क्या हो गया 15। ठीक है, अर्थात एक नग की निर्माण लागत कितनी है 15 रुपये, और कुल कितने बर्तन बने 6 बर्तन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आगे हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, और अगला चैप्टर जो है आपका, उसमें देखते हैं कि क्या टॉपिक यूज किया गया है। ठीक है, अगला जो चैप्टर आपका है, ठीक है, अगला जो एक्सरसाइज है आपका, उसमें जो टॉपिक दिया कह रहा है द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। क्या करके पूर्ण वर्ग बना के क्या करना, हल करना। ठीक है, तो उसके पहले आपको 2-3 फार्मूले मालूम होना चाहिए और कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये चीज़ जान लीजिए कि हमने बताया था कि मानक समीकरण क्या होता है, मानक समीकरण क्या होता है, मानक समीकरण बराबर होता है
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में क्या हो गया 0। ये मानक समीकरण होता है। क्या होता है? मानक समीकरण होता है। और पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। कैसे? किन चीज़ों की? कुछ फार्मूले हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर इसको ऐसे भी लिख दें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। और उसके बाद तीसरा जो आपको जानकारी होनी चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये आपके बेसिक फार्मूले हैं। ठीक है, एक दिन एक क्लास हम फार्मूले का ही करते हैं और इसमें बता देते हैं कि क्या कैसे होता है। ठीक, मानक समीकरण ये होता है। मानक समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। अर्थात अगर कोई द्विघात समीकरण लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 90 बराबर 0, अगर कोई द्विघात समीकरण ऐसे लिखा गया है तो उसमें इससे तुलना करवा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करवा देते हैं बराबर 0। ए के जगह पे 4, बी के जगह पे 3, सी के जगह पे क्या है 90। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये चीज़ जानना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, मानक समीकरण और पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने के लिए इन तीनों फार्मूलों की आपकी इन तीनों में से 2 फार्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी। किन्हीं 2, चाहे ये और ये मिल जाए, चाहे ये और ये मिल जाए, कोई भी। ठीक है, वहाँ पहुँचेंगे तो समझ जाएंगे। और दूसरी चीज़ जो आपका एक होता है द्विघाती सूत्र। क्या होता है? द्विघाती सूत्र। चाहे इसी को द्विघाती सूत्र कहो और चाहे इसी को श्रीधराचार्य कहो। श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र चाहे इसी को द्विघाती सूत्र कहा जाए और चाहे इसी को कहा जाए श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, और द्विघाती सूत्र होता क्या है? ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में क्या है 2a। यही होता है। ठीक है, द्विघाती सूत्र क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यहाँ ए बी सी, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, यहाँ है कौन? यही मानक समीकरण से ही निकाले जाएंगे। जैसे ये लिखा गया है तो इसमें ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, इसी से तुलना करके हम लोग निकालते हैं। और यहाँ बी और ए और सी जो भी है इसको हम यूज करते हैं। और दूसरी चीज़ एक होता है विविक्त कर। क्या होता है? विविक्त कर। विविक्त कर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब एक चीज़ इसके बारे में एक चीज़ जानना आवश्यक है। यदि d अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाने के बाद अगर d की वैल्यू ही तो आ रही है d बराबर, क्योंकि d बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे तो क्या आ जाएगा आपको? d आ जाएगा। अगर d बराबर हो जाए 0 के, अगर d बराबर हो जाए 0 के, तब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो द्विघात समीकरण है इसके समीकरण के 2 वास्तविक एवं बराबर मूल हैं। ठीक है, अर्थात क्या होता है कि कोई भी समीकरण है, समीकरण के 2 वास्तविक एवं बराबर मूल है। ठीक है, अगर d की वैल्यू 0 अर्थात विविक्त कर अगर 0 आ जाता है तो समीकरण के 2 वास्तविक मूल होंगे और बराबर होंगे। ठीक है, और दूसरी चीज यदि d छोटा आ जाए, d बड़ा आ जाए 0 से, यदि d बड़ा हो जाए 0 से तो समीकरण के 2 वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे? वास्तविक मूल। ठीक है, मूल क्या होते हैं? हमने बताया था पहले ही क्लास में कि अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसके कितने मूल होंगे? 2 मूल। 2 मूल का मतलब x की कितनी वैल्यू आएगी? 2 वैल्यू आएगी, x के 2 मान आएंगे। ठीक है, यदि d बड़ा हो जाए 0 से, अगर 0 से बड़ा हो जाए 2 4 6 8 9 10, लेकिन प्लस में। ठीक है, अगर 0 से बड़ा हो जाता तो समीकरण के 2 वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, और यदि d छोटा हो जाए 0 से, d 0 से छोटा क्या होता है? -1 -2 -3, यही सब तो होते हैं, माइनस में आ जाए। अगर d छोटा हो जाए 0 से, अगर d 0 से छोटा हो जाए तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, अर्थात अवास्तविक है।
समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, अर्थात इसमें मेन चीज़ क्या आपको जानना है, सबसे पहला चीज़ तो फार्मूले ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, और उसके बाद द्विघाती सूत्र क्या होता है, जिसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में क्या होता है 2a। बी, ए और सी कहाँ से मिलेगा, इसी से मिलेगा। आपका जो द्विघात समीकरण दिया होगा उसको, द्विघात समीकरण को उसके मानक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करवा देंगे। ए के प्लेस पे जो होगा वो ए का मान होगा, बी के प्लेस पे जो होगा बी का मान होगा, सी के स्थान पे जो होगा वो सी का मान हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे उसके बाद फिर विविक्त कर की बात करते हैं हम लोग। विविक्त कर में यदि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। यदि डी का मान 0 आ जाता है तो समीकरण के दो वास्तविक एवं बराबर मूल हैं। यदि डी का मान बड़ा आ जाता है 0 से तो समीकरण के दो वास्तविक मूल हैं लेकिन बराबर नहीं है, और डी अगर छोटा आ जाता है 0 से तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। इस तरीके से बेसिक चीज़ है इस चैप्टर का आपके, अगर ये जान जाते हो आप लोग तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। एक आध दो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। एक आध दो एग्जाम्पल किस पर लेंगे, सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना हो विविक्त कर, जैसे मान लीजिए कि आपको यही दिया गया है, आपको यही दिया गया है, इसमें अगर हम तुलना करेंगे तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी, किसकी वैल्यू हो जाएगी, सी की वैल्यू। यहाँ निकाल लेते हैं हम डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह पे क्या है 3 का स्क्वायर, माइनस 4 ए के जगह पे है 4 और सी के जगह पे क्या है 90, तो ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस 4 चौक 16 और 16 का गुणा 90 में करेंगे कितना हो जाएगा, 16 नहीं है 144 और 0 1440। 9 रुपये आपके पास थे, 1440 कर्जे में हो गए, 9 रुपया देने के बाद आपको 1431 रुपये कर्जे में हो गए। अब यहाँ देखो डी का मान कितना आ गया, माइनस 1431। डी का मान माइनस में आने का मतलब 0 से छोटा हो गया, 0 से छोटा हो गया। अगर ये 0 से छोटा हो गया तो इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। अगर समीकरण के मूल वास्तविक होंगे तभी हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इस स्थिति में समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। चलो आगे और एक क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास दे देता है एक इक्वेशन देता है, वैसे मान लीजिए कि आपके पास लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 लिख दो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर में क्या हो गया 0। आपके पास एक ये द्विघात समीकरण है, इसका अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर हम तुलना कर दें तो ए के जगह पे क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, अर्थात ए बराबर 1 हो गया। बी बराबर कितना है, बी के जगह पे क्या है 7 हो जाएगा, सी के जगह पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ अगर हम विविक्त कर डी निकालें तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह पे दैट इज 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे 1 है आपके पास, और सी के जगह पे क्या है आपके पास 12, सी की जगह पे क्या है 12 है। ठीक है, अब यहाँ क्या करें, 7 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। एक काम करो, यहाँ इसको माइनस में कर दो, एक इस तरीके का तो कर चुके हैं, अगर हम माइनस में कर देंगे तो b का मान क्या हो जाएगा -7, तो इसको नहीं माइनस करो, इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, ई को माइनस कर देते हैं, सी को माइनस में कर देते हैं, तो सी का मान क्या हो जाएगा -12, सी के जगह पे क्या हो जाएगा -12। अगर हम यहाँ -12 रख दें, क्या रख दें -12। ठीक है, इस तरीके का कर चुके थे हम लोग। अब देखो 7 7 क्या हो जाएगा 49, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 12 चौक 48, 12 चौक क्या हो जाएगा 48। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 49 और 48 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 8 17 और 4 4 8 और 1 9, क्या आ जाएगा 97, क्या आ जाएगा 97। यहाँ डी का मान प्लस में आ गया। अगर डी का मान प्लस में आया है, अगर डी का मान प्लस में आया है तो समीकरण के मूल क्या है, वास्तविक है। समीकरण के मूल क्या है, वास्तविक है। और समीकरण के मूल जब वास्तविक होते हैं तभी समीकरण को हल किया जाता है। आपके जो आप अगला चैप्टर पढ़ने वाले हो उसमें देगा
कि ज्ञात कीजिए कि सबसे पहले समीकरण के मूल वास्तविक हैं कि नहीं है। अगर समीकरण के मूल वास्तविक आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। और भी इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, उसमें देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक इक्वेशन आपके पास है। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 90 बराबर 0, यही दिया गया है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस में 90 बराबर में क्या दिया है, 0, यही आपको दिया है। अब अगर इसको एक्स स्क्वायर को एक एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको इसके मानक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करें तो ए की जगह पे ए बराबर कितना होगा 1, बी बराबर कितना होगा 13 और सी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 90। अगर चिन्ह माइनस में है तो माइनस सहित उत्तर आ जाता है, ठीक है। अब ए बराबर 1, बी बराबर 13 और सी बराबर माइनस 90 है। हम विभक्त कर निकालते हैं डी बराबर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर बी की जगह पे 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे क्या है माइनस 90। सॉल्व करेंगे 13 का वर्ग 169 माइनस 4 एकम 4, ठीक है, और प्लस माइनस सबसे पहले तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 9 चौक 36 360 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपके पास 9 हो जाएगा, और 6 6 12 3 1 4 और 1 5 529 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास 529। डी का मान प्लस में आ गया अर्थात इसके मूल वास्तविक है। इसके मूल क्या है वास्तविक है। मूल डी इज ग्रेटर देन 0, यहाँ डी की वैल्यू 0 से बड़ी है इसलिए मूल क्या होंगे इसके वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे वास्तविक। अगर इसके मूल वास्तविक हैं, अगर इसके मूल वास्तविक हैं तो हम क्या करते हैं, अगर इनके मूल वास्तविक हैं तो चलो द्विघातीय सूत्र पर लगा रख कर ही एक बार सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जैसे देखो द्विघातीय सूत्र क्या है आपके पास है माइनस बी प्लस माइनस, एक्स बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस, माइनस बी माइनस और बी के जगह पे क्या है आपके पास 13, फिर है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह पे क्या है आपके पास 13 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए का मान आपके पास 1 है और गुणे सी का मान कितना है माइनस 90 है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। बटे में क्या है 2a, 2 और a की जगह पे 1 है। सॉल्व करते हैं माइनस 13 प्लस माइनस अंडर रूट 13 का वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 माइनस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 9 चौक 36 क्या हो जाएगा 360 बटे में क्या हो जाएगा 2 1 2 बराबर आपको ये हो गया माइनस 13 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको जोड़ेंगे अभी हमने जोड़ा था क्या हो जाएगा 529 बटे में क्या हो जाएगा 2 बराबर माइनस 13 प्लस माइनस अंडर रूट। देखो 529 अगर रूट में है तो 529 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, 529 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 23 दूना 46 और 23 3 69, फिर 23 एकम 23 अर्थात वर्गमूल निकालेंगे इसका। 529 रूट में है अर्थात वर्गमूल निकालेंगे तो 2 का जोड़ा बनाएंगे तो 23 और 23 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है, जोड़ा बन जाएगा, ख़त्म कहानी। क्या आ जाएगा 23 बटे में क्या हो गया 2। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ तो यार प्लस भी है माइनस भी है, क्या करेंगे। देखो x का एक बार हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, एक बार नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। x बराबर देखो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 13, ठीक है, माइनस 13 उसके बाद प्लस 23 बटे में क्या हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा। देखो 13 रुपये आप कर्जे में थे, 23 रुपये आपके पास आ गए, 13 देने के बाद भी आपके पास क्या बचेगा 10 बटे में 2 बराबर क्या हो गया 5। समीकरण का एक मूल x जो होता है, x 2 मूलों में विभक्त होता है x, और इसी को हम कहते हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो जो प्लस वाली वैल्यू ली जाती है वो अल्फ़ा की ली जाती है, अर्थात ये क्या था आपका अल्फ़ा था। और अगर हम बीटा निकालेंगे तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस 13, और पिछली बार प्लस वाला लिए थे तो की बार माइनस वाला, माइनस उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपके पास 23 बटे में क्या हो जाएगा 2। सॉल्व करेंगे 13 कर्जे में थे, 23 और कर्जे में हो गए, कुल मिला के कितने कर्जे में हो गए आप 36 बटे में क्या हो जाएगा 2 18 दूना 36 बराबर क्या हो गया माइनस 18, अर्थात अल्फा बराबर क्या आ गया 5 और बीटा बराबर क्या हो गया माइनस 18। देखिए द्विघात समीकरण था, द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं अर्थात x के 2 मान होते हैं, x के दोनों मान आपको अल्फ़ा बीटा मान सकते हो, नहीं डायरेक्ट लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। x के 2 मान आए कि नहीं आए, एक 5 आया और एक क्या आया माइनस 18, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करते हुए। तो मतलब मैक्सिमम चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। आगे जो नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, देखिए आप मान लीजिए कि पेपर
की तैयारी कर रहे हो, अपने स्टेट बोर्ड की परीक्षा के, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे जिस बोर्ड हो, लग रहा सब जगह एमपी क्या नाम है एनसीईआरटी ही लग रहा है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत से सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी ही सब जगह लग रही है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन का मीडियम थोड़ा सा चेंज है, बाकी सॉल्विंग मेथड तो टोटल यही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। और किसी भी प्रकार की कोई आपको समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर इस चैप्टर में हमको प्रॉब्लम है या ऐसा प्रॉब्लम है, तो उसको क्या किया जाएगा, आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए आप संघर्षरत रहिए, संघर्ष ही जीवन का मूल है, इसको ध्यान रखिए। और संघर्ष ही जीवन को आगे ले जा सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।